विपक्ष के हंगामे के बीच उम्मीदों का पिटारा खुल गया। मध्य प्रदेश विधानसभा में साल 2022-23 का लगभग 2,79,237 करोड़ का बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट मध्य प्रदेश विधानसभा के पटल पर रखा। बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया। कई बड़ी सौगातों के ऐलान के साथ आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने की झलक साफ दिखाई दी। शिवराज सरकार धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटन को धार देती नजर आई। इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य का भी ख्याल रखा। युवाओं, किसानों को भी सरकार ने सौगात दी। इस बार के बजट में खास बात रही कि कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। प्रदेश में पहली बार चाइल्ड बजट पेश किया गया। देखते हैं बजट की बड़ी बातें। सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 20% से बढ़ाकर 31% किया गया। 7.5 लाख कर्मचारियों को मिलेगा फायदा। 13,000 टीचर्स की नियुक्ति की जाएगी। 11 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। गृह विभाग में 6,000 आरक्षकों की भर्ती होगी। MBBS की सीटें 2035 से बढ़ाकर 3250 की जाएंगी। चाइल्ड बजट के लिए 27,792 करोड़ का प्रावधान। भोपाल, इंदौर, जबलपुर में PPP मॉडल पर 217 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनेंगे। भोपाल के बगरौद और बैरसिया में उद्योग पार्क बनेंगे। स्पोर्ट्स साइंस सेंटर की स्थापना की जाएगी। जनजाति विकास निगम बनेगा। गायों की सेवा के लिए नई योजना शुरू की जाएगी। बुरहानपुर जिले के हर घर को नल जल सुविधा मिल रही है। ये पहला जिला बन गया। अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के लिए 40 करोड़ का प्रावधान। पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम के लिए 50 करोड़ का प्रावधान। सागर, शाजापुर, उज्जैन में सोलर प्लांट लगेंगे। उद्यानिकी फसलों के लिए 1 लाख मीट्रिक टन की भंडारण क्षमता विकसित की जाएगी। दुग्ध उत्पादन योजना शुरू होगी। प्रदेश में घर घर पशु चिकित्सा सेवा शुरू होगी। मुख्यमंत्री मत्स्य पालन योजना शुरू होगी। 1 लाख हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। SC, ST, OBC महिलाओं के लिए 2,000 करोड़। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को दोबारा शुरू किया जाएगा। महाकाल मंदिर के लिए जमीन का आरक्षण होगा। बिजली बिल पर 25,000 करोड़ रुपए सब्सिडी का प्रावधान। ग्रामीण एवं शहरी जल जीवन मिशन के लिए 6300 करोड़ का प्रावधान। सिंचाई क्षमता को साल 2025 तक 65 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य। प्रदेश के 89 जनजाति विकास खंडों के सभी ग्रामों में राशन सामग्री का परिवहन कर हितग्राहियों तथा राशन वितरण की व्यवस्था हेतु मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम योजना लागू की गई। वित्तीय वर्ष 2022-23 में लगभग 13,000 शिक्षकों की नियुक्तियों की कार्रवाई की जाना लक्षित है। इसके अतिरिक्त गृह विभाग के अंतर्गत 6,000 आरक्षकों की भर्ती की कार्रवाई प्रचलित है। प्रदेश के ऐसे गरीब जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पात्रता रखते थे, किंतु किसी कारण से उनके नाम पात्रता सूची में नहीं जुड़ पाए, ऐसे लगभग 31 लाख हितग्राहियों को अगले 3 माह में आवास दिया जाएगा। बजट आने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मंत्री और विपक्ष के नेता कमलनाथ ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। मैं वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा जी को हार्दिक बधाई देता हूं। आज मध्य प्रदेश विधानसभा में ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किया गया है। यह हर प्रदेशवासी के लिए गौरव का विषय है कि करंट रेट पर मध्य प्रदेश की विकास दर इस साल 19.7% से भी अधिक है और ये देश के सभी राज्यों से ही बढ़ाते ही है। बड़ी विकास दर है ये हमारी। ये आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का बजट है। ये प्रधानमंत्री जी के संकल्पों की पूर्ति का बजट है। ये सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी बजट है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो आत्मनिर्भर भारत में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की जो भूमिका है उसका बजट है ये। और एक विकास का विजन इस बजट को देखो आप तो स्पष्ट रूप से आता है। इसमें सर्वांगीण सोच लिया गया है। प्रदेश के अंदर बुंदेलखंड का, बघेलखंड का, मालवा अंचल का, बिंद का, हर क्षेत्र का, चंबल का, ग्वालियर का, हर क्षेत्र को समाविष्ट इस बजट के अंदर किया गया है। तेल महंगा, शराब सस्ती, ये बजट का निचोड़ है। किसानों के लिए इस बजट में कुछ नहीं है। किसानों के साथ फिर से धोखा हो रहा है। पिछले साल भी बजट पेश किया था और
पिछले साल की तुलना में हर बजट सरकार को हिसाब देना होता है, नहीं चलेगी। सरकार को जवाब देना होता है कि कितने रोजगार बने, कृषि क्षेत्र में क्या उपलब्धियां हैं। पर ये बजट अभी फिर से एक झूठ और फरेब का पोता है। गौरतलब है कि बजट में हर वर्ग को साधने का प्रयास किया गया, चाहे कर्मचारी, किसान हो, युवा या फिर आधी आबादी, हर किसी को सौगात मिली। सरकार ने बजट में कोई नया कर न लगाकर लोगों को बड़ी राहत दी है। देखना होगा कि ये बजट मिशन 2023 में सरकार को कितना बूस्ट कर पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा बूस्टर बजट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। मध्य प्रदेश सरकार ने सदन के पटल पर मध्य प्रदेश का लेखा जोखा प्रस्तुत किया, जहां भारतीय जनता पार्टी इस बजट की तारीफ करते हुए नहीं थक रही है। एक चीज जो सीधी समझ में आती है कि कोई नया कर नहीं लगाया है, क्योंकि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था अधिकांशतः कर पर ही निर्भर है। क्योंकि औद्योगिक क्षेत्रों को देखें या औद्योगिक स्थिति को देखें या अन्य संसाधनों को देखें तो मध्य प्रदेश में वो एक संतुष्टि के स्तर पर तो नहीं है, उनमें काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है। और दूसरा, कांग्रेस ये कह रही है कि किस प्रकार का बजट है। पिछला बजट प्रस्तुत किया था, उसका एक बार पहले उसका लेखा जोखा प्रस्तुत करते कि देखिए हमने पिछली बार ये किया था, इसमें हम यहाँ तक पहुँच गए। तो इस प्रकार की कोई बात नहीं है। कह रहे हैं कि ये पूरी तरह से पोथा है, झूठ का पुलिंदा है। और एक तंज भी कसा कमलनाथ जी ने कि शराब सस्ती और तेल महंगा, तो आप समझ सकते हैं कि बजट का लब्बो लुआब क्या होगा। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। आशीष शर्मा जी विधायक भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं। अशोक मर्चकोले जी कांग्रेस विधायक हमारे साथ हैं। गौरव चतुर्वेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। चर्चा विस्तार से शुरू करेंगे, उसके पहले एजेंडा पॉइंट्स को एक बार देखेंगे। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले एजेंडा पॉइंट्स पर एक नजर डालेंगे। क्या बूस्टर बजट से बदलेगी सूबे की तस्वीर? क्या प्रदेशवासियों की उम्मीदों पर खरा उतरा बजट? चाइल्ड बजट से कितना आएगा बदलाव? क्यों विपक्ष को नहीं रास आया बजट? सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की ओर। हमारे साथ चर्चा में आशीष शर्मा जी विधायक भारतीय जनता पार्टी से हैं, अशोक मर्चकोले जी कांग्रेस के विधायक हमारे साथ हैं, गौरव चतुर्वेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। तो अशोक जी, क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि ये बजट जो है वो अर्थहीन है, बजट का कोई सार नहीं है और एक तरीके से ख्याली पुलाव हैं सरकार के बजट के तौर पर? नवीन जी, जैसा मुख्यमंत्री ने कहा और हम भी ये कह रहे हैं, नया क्या है इसमें। हम पुराने लेखा जोखा की बात कह रहे हैं और क्यों न कहेंगे। ऐसा क्या कर दिया है, बेरोजगारों के लिए क्या किया है। महंगाई की मार इस लेवल पर है कि हाहाकार मचा हुआ है। शिक्षा स्वास्थ्य की हम बात कर ले, शिक्षा की स्थिति से आप सभी लोग परिचित हैं। कोरोना को पहले शुरुआत में 2019-20 में डरोना बोलते थे, हंसते थे, और उसके बाद में कोरोना की क्या स्थिति आ गई है। आप आत्मनिर्भर भारत पिछले बार भी बोले थे, उसके लिए भौतिक अधोसंरचना की क्या स्थिति है। अर्थव्यवस्था की स्थिति आप जानते हैं कि 3,83,000 करोड़ का कर्ज है। तकरीबन प्रति व्यक्ति 51,000 का जो कर्ज है। और ऐसा क्या कर दिया है, बेरोजगार जो युवा हैं उनके लिए आप बताइए कि पिछले 5 सालों में कितनी नौकरियां आई हैं। 30 लाख बेरोजगारी का आंकड़ा आज ही के एक पेपर में आया हुआ है। और स्थितियां क्या हैं, आज जनता ठगी महसूस कर रही है। आज अगर कर्मचारी वर्ग पेंशन, ओल्ड पेंशन की बात कर रहा था, तो किसान, मजदूर, महिलाएं, सब लोग कहीं ना कहीं महंगाई से निजात पाने की बात कर रहे थे। बेरोजगार युवा कहीं ना कहीं अच्छी
जहां लाखों की संख्या में भर्तियां हैं, वैकेंसीज हैं, वहां पर उनकी बातें कर रहे थे, उम्मीद कर रहे थे। आज सिर्फ एक झूठा कह ले या एक ऐसा पिटारा, खाली पिटारा आपने पेश किया है और पहले का कोई हिसाब नहीं दिया। पहले की बातों को अभी वापस कह रहे हैं, फिर हिसाब कब देंगे? यही बात मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि जनता ठगी महसूस कर रही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ये रिवर्स और रिपीट बजट है, फिर से रिवाइंड करके वही कैसेट चला दिया आशीष जी। अशोक जी का कहना ये है, कांग्रेस का कहना ये है। देखिए, मध्य प्रदेश के जहां समग्र विकास की बात है, स्वर्णिम मध्य प्रदेश हम इसको बनाना चाहते हैं, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाना चाहते हैं, तो ये कोई एक साल में नहीं बन जाएगा। हमने जो आधारभूत ढांचा मध्य प्रदेश में विकसित करने का प्रयास किया है, उसके बनने में बहुत समय लगा है और आज हम कह सकते हैं कि आज हम पावर जनरेशन में सरप्लस हैं। आज सड़कों के मामले में हम अन्य राज्यों से बहुत बेहतर हैं। हम शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में भी विकास बहुत आगे तक ले जा चुके हैं। हमारा जो लिंगानुपात था वो पहले से बेहतर हुआ है, कुपोषण पहले से कम हुआ है और मध्य प्रदेश में सिंचाई की सुविधाओं का बहुत तेजी से विस्तार हुआ है। आज हम 43 लाख हेक्टेयर सिंचाई सुविधा को लेकर खड़े हैं। आने वाले 5-10 वर्षों में सरकार इसको 63 लाख हेक्टेयर तक ले जाना चाहती है। तो ये एक दिन में नहीं हुआ और इसलिए बजट के माध्यम से बार बार उन कामों पर सरकार का फोकस रहता है जो समाज के गांव, गरीब, किसान और हर वर्ग तक पहुंचती है। हमने SC, ST, OBC के लिए, महिलाओं के लिए 2000 करोड़ का प्रावधान उन योजनाओं के लिए किया जिनके माध्यम से वो रोजगार उनको उपलब्ध हो सकेगा। इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता कि हमने बजट में सब वर्गों का ध्यान नहीं रखा। हमने कर्मचारियों को भी दिया है, हमने विद्यार्थियों के लिए भी CM राइज स्कूल खोलने के लिए बड़े बजट का प्रावधान किया है। प्राइमरी, मिडिल, हायर सेकेंडरी स्कूलों के उन्नयन के लिए हमने बजट में प्रावधान किया है। उच्च शिक्षा अच्छी मिले इसके लिए काम किया है। हॉस्पिटल जो हमारे हैं ब्लॉक लेवल के, जिला लेवल के, उनमें और ज़्यादा स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हो, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में मध्य प्रदेश की प्रतिभाओं ने पिछले कुछ वर्षों में बहुत अच्छे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किया है और इसके लिए खेलों के माध्यम से भी बजट का जो कांग्रेस के समय में मात्र कुछ करोड़ हुआ करता था, 100 करोड़ से अधिक का बजट हम स्पोर्ट्स के लिए रख रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं मध्य प्रदेश में रोटी, कपड़ा, मकान और जीने का सम्मान सबको मिले। 10,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए, जो कांग्रेस के समय में, इनके समय में प्रधानमंत्री आवास वापस चले गए थे, वो हमने किया है। सड़कों का विस्तार सरकार करना चाहती, क्योंकि सड़कें हमारी आर्थिक विकास की रीढ़ हैं। इसलिए प्रधानमंत्री सड़क योजना के लिए भी हमने, पुल पुलियाओं के उन्नयन के लिए हमने काम किया है इस बजट में। कुल मिलाकर चाइल्ड जो बच्चे होते हैं उसके लिए पहली बार बजट प्रस्तुत किया गया है, बजट में हिस्सा रखा गया है और इस बजट में कोई नया कर अधिरोपित नहीं किया गया है। जो भी खेत, किसान बिजली की लाइन से अभी तक छूटे हैं उसके लिए हमने योजनाएं बनाई हैं और उन योजनाओं के लिए भी विद्युतीकरण के लिए बड़ी राशि दी है। 5 हार्स पावर पंप, थ्रेशर जो किसान चलाता है उस पर सब्सिडी सरकार ने जारी रखी है। संबल जैसी योजना जो कि मध्य प्रदेश के गरीब, मजदूर और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए एक बहुत बड़ा सहायता होती थी। जब उसके परिवार में आकस्मिक मृत्यु हो जाती थी तो उन परिवारों को जब 2 लाख 4 लाख रुपए की सहायता सरकार के द्वारा मिलती है तो उनके अंदर इस बात का विश्वास रहता है कि कोई सरकार ऐसी है जो हमारे परिवार के मुखिया के मरने के बाद भी हमारी चिंता कर रही है। और ये बात कांग्रेस के विधायक भी स्वीकार करेंगे कि इस योजना से बहुत लोगों को फायदा मिल रहा है। लाडली लक्ष्मी हो, मुख्यमंत्री कन्यादान हो, तीर्थ दर्शन हो, ये हमारी सरकार की वो योजनाएं थी जिन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति मिली। इसलिए इनको आगे बढ़ाने का काम मुख्यमंत्री जी ने और हमारी सरकार ने किया है। मैं विश्वास के साथ व्यक्त कर सकता हूं कि आने वाले समय में इन योजनाओं के माध्यम से आत्मनिर्भर और स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने का सपना हम साकार करेंगे। गौरव जी, मुझे लगता है कि सदन में जो बात वित्त मंत्री नहीं रख पाए उससे बेहतर तो आशीष जी ने उसको चरितार्थ किया है। जिस हिसाब से चित्रण किया है बजट का जीवंत, तो बिल्कुल ही खुशनुमा बजट प्रस्तुत हुआ है, नहीं हुआ है, लेकिन बजट का जो प्रस्तुतिकरण है वो बहुत ही खुशनुमा है। आपसे एक बार प्रतिक्रिया चाहूंगा, आप कैसे देखते हैं इस बजट को? देखिए, खुशनुमा बजट तो नहीं है, लेकिन सरकार की भी बाध्यताएं थी कि कोरोना काल के कारण जो बजट गड़बड़ाया हुआ था पूरे विश्व का, उसका भी ख्याल रखते हुए बजट बनाया गया। और जैसा आपने
कहा कि नया कर नहीं लगाया है और न करों को कम किया गया। नवीन जी, मध्य प्रदेश को सिर्फ 2 ही मदों पर राज्यों को 2 ही मदों पर टैक्स कमाने की छूट है, जो एक पेट्रोलियम पदार्थ और एक आबकारी। अगर सरकार पेट्रोलियम पदार्थ पर टैक्स घटा दे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सरकार की आय में बहुत उल्लेखनीय वृद्धि होगी। और आबकारी पर इसलिए वो टैक्स नहीं लगा पाए कि जो वर्तमान परिस्थितियों में जो शराब के ठेकेदार हैं, उनमें से लगभग 50% ठेकेदारों ने अभी तक नई दुकानों के ठेके नहीं लिए हैं। उन्हें 2 बार नीलामी हो गई है, उसके बाद भी वो दुकान लेने में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ी राशि उन्हें पे करना है और ऐसी परिस्थिति में वो बिल्कुल भी इस तरफ नहीं जाएंगी। तो सरकार भी इस बात को ध्यान में रखते हुए शराब पर कोई नया कर नहीं लगाया और पेट्रोलियम पर उन्होंने कोई भी कर नहीं घटाया। अगर पेट्रोलियम पर कर घटा दे तो इस सरकार को लगभग 20 से 30% रेवेन्यू बहुत आसानी के साथ बढ़ जाएगा, लेकिन इस तरफ ध्यान नहीं दे रही सरकार को। अशोक जी, कहां आपको लगता है कि खामी रह गई कांग्रेस को? हालांकि एक बजट ही प्रस्तुत करने का अवसर मिला, उसके बाद कांग्रेस का खुद का ही बजट गड़बड़ाया हुआ है। अभी सदन में भी जीतू पटवारी जी और कमलनाथ जी को लेकर जिस प्रकार से विपक्ष ने एक लाइन खींची, बहरहाल मसला बजट है। तो आपको कहाँ लगता है कि क्या चीजें थी जो सरकार ने नहीं की और जो होनी चाहिए थी, कम से कम वो चीजें पॉइंट आउट तो हो जाएं? देखिए, हम हर क्षेत्र की बात कर लें। पिछली बार की जो पिछले आपका प्रश्न था उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूं कि कुछ नया नहीं किया है, पहले की चीजों का हिसाब नहीं दिया है। आज हम जो बेरोजगार हैं, हम उनकी बात वास्तव में कहते हैं कि आज बेरोजगारी का आंकड़ा इतना है, तो आपने पिछली सालों में भी आपने बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं किया। महंगाई की बात हम फिर से कह रहे हैं, उस पे भी आपने कुछ नहीं किया। कुछ तो आपको होना चाहिए था। पहले आपने अभी शिक्षकों की बात कही कि 13,000 पद लाएंगे, पहले भी आपने ये कहा था। बेरोजगारों के लिए बातें पहले भी की थी, सड़क की बातें भी आपने पहले भी की थी, लेकिन आप आवास की बात कह रहे हैं। देखिए, पिछले 1.5 साल से, करीब 1.5 साल से पोर्टल ही बंद था। जितने आवास आए, मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि आवास आए, महंगाई इस कदर हावी है कि या तो किसी का मकान पूरा नहीं बना है और बना है तो वो कर्ज में है। ये स्थितियां हैं। आपने पिछली बार आत्मनिर्भर भारत, दिल्ली से बात आई, आपने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश कह दिया। उसके लिए आपने भौतिक अधोसंरचना की बात की, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए साथ में रोजगार की बात कही थी, शिक्षा और स्वास्थ्य की आपने बात कही, सुशासन की बात कही। शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थितियां तो हम सब देख रहे हैं कि क्या स्थिति रही। उसमें हमारे अपने निर्णय बहुत ऐसे रहे हैं कि हम देखते ही बनने। आज पिछले जैसे पलायन से जो मजदूर आ रहे थे, उनकी स्थितियां हम जान सकते हैं कि मध्य प्रदेश की स्थितियां कैसी है। आपने इस बजट में फिर ऐसा कह दिया है, उद्योग पुनः स्थापित कर दे जाएंगे, लेकिन लगातार उद्योग बंद हो रहे हैं हमारे यहां पर, उनको आप इसकी बात कह रहे हैं। तो कुल मिला के हम कह रहे हैं कि आप सुशासन की बात कह रहे हैं। देखिए, मैं फिर से एक बात कहना चाहूंगा कि यहां पर सुशासन की बात तो कह रहे हैं, लेकिन ये कौन सी चिड़िया का नाम है? यहां पर पूरी नौकरशाही हावी है। शासन तंत्र से कहीं कोई निर्णय इनका सफल नहीं हो पा रहा है। आप जिले या उसकी बातें करें तो कोई भी गवर्नमेंट की पॉलिसी का ठीक से इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। मैं उसका उदाहरण देना चाहूंगा। अभी फिर एक महत्वपूर्ण, हम भी मानते हैं कि महत्वपूर्ण योजनाएं हैं कि लोगों का घर बन जाए, लेकिन महंगाई इस कदर हो। रेत नियम की आप बात किए, रेत नियम में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि अगर हम सुविधाएं उत्पन्न कराते हैं, अगर रेत नियम में 4 नंबर पर क्लियर कट है कि शासकीय मद, चाहे आवास हो, चाहे स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय निर्माण हो या रोड हो, उनके लिए रॉयल्टी रेट पर रेत उपलब्ध होनी चाहिए पूरे प्रदेश में। कहां हुई है? ठेकेदारों का जाल इतना बड़ा बुना हुआ है कि उससे 4 गुना रेत महंगी मिल पा रही है। 25 से 30 एक आवास में अगर 25 से 30 हजार रुपए अगर वो खर्च करता है तो आवास बनेगा कैसे? ये एक मुख्य उदाहरण है।
मुख्यमंत्री जी आए, आदिवासियों की मैं बात करूं, आदिवासियों को आकर्षित करने के लिए कहीं ना कहीं उनको लगता है कि अगली सरकार बनाना है तो आदिवासियों को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। आदिवासियों के लिए क्या कर दिया, इस बजट में भी क्या किया है। पिछले बार अचानक आपको 17 साल बाद आदिवासी याद आ गए, 18 साल बाद आपको संत रैदास जी याद आ गए। अरे मैं फिर से कह रहा हूं, हमारे जो महापुरुष हैं वो तो सदैव से लिए हमारे लिए गौरव रहे हैं। आपने पिछले 18 सितंबर से एक गौरव दिवस बनाया, 15 नवंबर तक के लिए बात कही, उसमें बहुत सारे आपने घोषणाएं की, लेकिन उन घोषणाओं में क्या हुआ? आपने पट्टे की बात कही, लेकिन पट्टे वितरित कहां हुए? प्रतिक्रिया ले लेता हूं। आशीष जी लगातार मशगूले जी प्रश्न उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि आपने बातें तो की हैं लेकिन धरातल पर कहां है? बजट पर अभिभाषण और महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर अभी सदन में चर्चा होगी जी, और वहां विपक्ष अपने आंकड़े रखेगा, सरकार उसका जवाब देगी। एक एक चीज बिल्कुल पानी की तरह साफ हम करके देंगे जी। निश्चित ही आज मध्य प्रदेश में, ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन मध्य प्रदेश हमारा पहले से बहुत बेहतर स्थिति में आज विकास के मामले में खड़ा है। इतनी अच्छी सड़कें, हम कभी भोपाल से जबलपुर जाते थे 10 से 12 घंटे का समय लगता था, लेकिन आज सभी दूर आप देख लीजिए, नेशनल हाईवेज का बहुत विकास हुआ है। स्टेट हाईवेज पर सरकार ने बहुत बड़ी राशि खर्च की है। कांग्रेस का काम हर चीज को गलत बताना है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इतनी सारी सरकार की योजनाएं चल रही हैं, किसानों के लिए हम गेहूं उपार्जन कर रहे हैं। हमने इस आगामी बजट में फसल बीमा योजना के लिए 2000 करोड़ के आसपास का प्रावधान किया है। गांवों के साथ साथ शहरों की चिंता भी ये सरकार कर रही है। पहले का भोपाल और इंदौर आप उठाकर देख लीजिए, स्वच्छता अभियान का जो अलग माननीय प्रधानमंत्री जी ने जगाया था, ये शहर हमारे स्मार्ट सिटी के रूप में पूरे भारत में नाम कमा रहे हैं। मेट्रो रेल के लिए लगभग 500 करोड़ का प्रावधान हमने किया है, स्मार्ट सिटी के लिए 525 करोड़ से अधिक का हमने प्रावधान किया है। हम चाहते हैं कि नगर और गांव विकास के मामले में पीछे नहीं रहे, और इसलिए सरकार ने मध्य प्रदेश के समग्र विकास की चिंता की है। आने वाला समय, जब अगले 2-3 वर्ष में कई सारी बड़ी सिंचाई परियोजनाएं पूर्ण होंगी, हमारे यहाँ नर्मदा एक्सप्रेसवे, अटल एक्सप्रेसवे जब बन जाएंगे, तब आप देखिएगा मध्य प्रदेश कितनी तेजी के साथ विकास करेगा। और एक भी उद्योग अगर बंद हुआ तो आप बताइए, मध्य प्रदेश में उद्योग तब बंद होते थे जब कांग्रेस की सरकार उनको बिजली नहीं देती थी, उनको सड़क नहीं देती थी, उनको उद्योगों के लिए पानी की व्यवस्था नहीं करती थी। लेकिन हमारी सरकार ने उद्योगों को अनुकूल वातावरण, अपराध मुक्त प्रदेश का दिया है, जिसके कारण निवेशक यहाँ पर अपना निवेश करने में विश्वास रख रहे हैं। और इस कारण मध्य प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र, चाहे मंडीदीप हो, चाहे पीथमपुर हो, चाहे देवास हो, इनमें तेजी से उद्योग फल फूल रहे हैं, और इसके कारण मध्य प्रदेश के विकास को नई रफ्तार मिली है। कांग्रेस जिन भी मुद्दों पर सवाल उठा रही है, हम उन सब का जवाब बिंदुवार हमारे नेता, हमारे मुख्यमंत्री जी सदन के अंदर देंगे। कांग्रेस को सुनने का साहस होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कांग्रेस जब माननीय मुख्यमंत्री जी खड़े हों सदन में जवाब प्रस्तुत करने के लिए, तब कांग्रेस वहां से छोड़कर भग जाए। जैसे आज उनको बजट पूरा सुनना चाहिए था, लेकिन हंगामा करते रहे, चिल्लाते रहे। ये एक अच्छी परंपरा नहीं है। बजट मध्य प्रदेश का है, उसको सुनिए, उसके बाद अगर आपको लगता है कि कुछ भ्रामक जानकारी दी गई है तो उसको सदन में उठाइए, आपको समय मिलेगा, लेकिन ये तरीका उचित नहीं है। जी, आशीष जी ने, गौरव जी, बड़ी बेहतर बात की है कि चूंकि बजट आज ही पटल पर आया है, अब वो विस्तृत, उस पर जब चर्चाएं होंगी, विस्तृत वार्तालाप होगा सदन में, कांग्रेस प्रावधानों पर बात करे, बजट के एलोकेशन पर बात करे, कहाँ कमी रह गई उस पर बात करे, तो जवाब दिया जाएगा। मतलब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार दिख रही है। फ्लोर मैनेजमेंट तो अच्छा है ही उनका। नवीन जी, अगर विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशों की बात करें तो इस आज के बजट में भले कांग्रेस हंगामा कर रही थी, लेकिन सत्ता पक्ष को जिस तरीके से बजट का समर्थन करना था, वैसा समर्थन सत्ता पक्ष के विधायकों ने नहीं किया, अगर आप सदन की कार्रवाई में जाकर देखेंगे तब। और दूसरा, आज सुबह ही मुख्यमंत्री जी ने सारे मंत्रियों को कैबिनेट के बाद हड़काया भी कि वो सोशल मीडिया पर उस शिद्दत के साथ एक्टिव नहीं है जिस शिद्दत के साथ शिवराज जी की पूरी टीम एक्टिव है। इसके बावजूद भी मैं ये कहूंगा कि बजट में कुछ प्रावधान वाकई में बहुत अच्छे किए हैं। जैसे मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करूं तो पिछले वर्ष के मुकाबले इस बार 49% बढ़ा है। लाडली लक्ष्मी योजना, तीर्थ दर्शन योजना और संबल योजना को फिर से जोर शोर के साथ शुरू कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी जो सरकार को सबसे बड़ा ध्यान देना था, राजस्व घाटा को नियंत्रित करने के लिए जो उपाय करना थे, वो नहीं किए।
कुछ चीजें बहुत अच्छी रही, कुछ चीजें छूटी भी, लेकिन बजट की जो भाषा रही उसमें प्रधानमंत्री को खुश करने का प्रयास किया गया। अगर जनता के हित में सारे तथ्यों को, आंकड़ों को ईमानदारी के साथ रखा जाता तो इस बजट की दशा और दिशा बहुत अलग होती। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश का लेखा जोखा सदन में प्रस्तुत किया। कांग्रेस को ये लेखा जोखा रास नहीं आया। कांग्रेस का कहना ये था कि ये जो बजट है ये कहीं ना कहीं लोक लोभावन है और ये सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति है, घोषणाएं हैं, खाली बजट है और ये मध्य प्रदेश के लिए कुछ नया लेकर नहीं आया है। ये एक तरीके से पुरानी चीज की नई पैकेजिंग है। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।